सभी को नमस्कार। योजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख दार्शनिक हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन पर हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जो दार्शनिक हैं, उन पर ही चर्चा करेंगे। यानी हर कंपटीशन में जो प्रमुख दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं या जिस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, सीटेट कोई पात्रता परीक्षा हो, सीटेट है, रीट है, या कोई नेट जेआरएफ एग्जाम हो या पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम हो, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं ब्रूनर मुद्दे की। ब्रूनर पूरा नाम क्या था इनका? जेरोम, पूरा नाम था इनका जेरोम सेम्यूर ब्रूनर। सेम्यूर ब्रूनर, ये इनका पूरा नाम था। और किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। कल हमने जीन प्याजे को पढ़ा था, वो भी क्या थे? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। और ब्रूनर भी क्या है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। कहां के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। निवासी कहां के हैं? अमेरिका के। अमेरिका में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1 अक्टूबर 1915 को। 1 अक्टूबर 1915 में। इसके अलावा इनका प्रमुख योगदान क्या रहता है? यानी जो संज्ञानात्मक विकास का जो मॉडल है, वो ये प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। क्यों? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित मॉडल का प्रतिपादन किया था। इसलिए क्या कहलाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के जनक कहलाते हैं। और इनका जो सिद्धांत है वो कैसा है? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? इनके सिद्धांत की बात की जाए तो इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का मनोविज्ञान का सिद्धांत। मनोविज्ञान का सिद्धांत कहलाता है। याद रखना है। संज्ञानात्मक मनोविकास का सिद्धांत कौन देते हैं? ब्रूनर मुद्दे देते हैं। पूरा नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर। इसके अलावा जो संज्ञानात्मक विकास की सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप
यानी से एक तो सक्रिय रूप होते हैं, एक प्रतिमा रूप और प्रतीकात्मक रूप के ये प्रतिपादक रहे हैं। यानी ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप और प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक, प्रतीकात्मक रूप के ये प्रतिपादक कहलाते हैं, प्रतिपादक कहलाते हैं। और मूल जो इनका ये रहे वो क्या रहे, यानी संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इनका प्रसिद्ध रहा है। संज्ञानात्मक, इसके अलावा और क्या काम करते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत देते हैं। दोनों याद रखना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इनका और संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इन्हीं का है। इसके अलावा जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उस क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। यानी विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान के भी क्या है, प्रतिपादक हैं। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहली रचना है वो है वैल्यू एंड नीड्स एज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन परसेप्शन। इनकी की रचना होती है 1917 में। नंबर 2 द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसकी रचना करते हैं 1961 में। द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, इसकी रचना करते हैं 1973 में। इसके बाद ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, इसकी रचना होती है 1956 में। पांचवी जो पुस्तक है इनकी वो है टू वर्ड्स ए थ्योरी ऑफ ए इंस्ट्रक्शन, इसकी रचना करते हैं 1966 में। और द कल्चर ऑफ एजुकेशन, इसकी रचना होती है 1996 में। तो ये इनकी 6 प्रमुख रचनाएं हैं। अक्सर पेपर में यानी मैचिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वहां इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, या इन्हीं की रचनाओं को ही यानी क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है कि क्रम के हिसाब से कौन सा विकल्प है वो सही है। तो इनकी रचनाओं के नाम याद रखने हैं। ये बात याद रखनी है कि संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं और उसके बाद में किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद इनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत है। क्यों, अगर पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास पर मॉडल प्रस्तुत करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे, तो ब्रूनर ही थे। ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप और प्रतीकात्मक रूप के ये प्रतिपादक रहे हैं। सिद्धांत इनके हैं विकासात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का सिद्धांत और संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, और बाकी इनकी 6 रचनाएं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके बाद में जो मुख्य मनोवैज्ञानिक है वो है कोहलर। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इनको न पूछा गया हो। पूरा नाम क्या है इनका जो पूरा नाम है कोहलर का, पूरा नाम है इनका वोल्फगैंग कोहलर। क्या नाम है, वोल्फगैंग कोहलर।
और निवासी कांक किससे संबंधित है? ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। और निवासी कहां के हैं? कोलर जर्मनी के। कहां के निवासी हैं? निवासी हैं ये जर्मनी के। अब ये जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका कई बार अर्थ पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। समग्र या पूर्णाकार। और इनका काल समय रहता है 1887 से लेकर 1967 तक। इनका काल कब से कब तक है? 1887 से 1967 तक इनका काल समय माना जाता है। प्रमुख योगदान इनका क्या रहा? यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या काम किया इन्होंने? यानी इन्होंने जर्मनी में मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि या कह सकते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या था इन्होंने? जर्मनी में मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। सूझ का सिद्धांत या फिर आप कह सकते हो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और क्या काम किया था? किसका प्रतिपादन करते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इनका क्या था? प्रमुख योगदान था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और ये गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जब जर्मनी में किया है तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है। जर्मनी भाषा का शब्द। और इस शब्द का अर्थ क्या है? समग्र या फिर पूर्णाकार। लेकिन यहां से प्रश्न पूछते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? यानी जो गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत पर प्रयोग किस पर हुआ था? प्रयोग पूछते हैं तो विकल्प देते हैं वहां पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये विकल्प देते हैं। वन मानुष। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? वन मानुष पर किया था। वहां पे यानी बंदर मत करना। किस पर किया था? वन मानुष पर किया था। किस पर किया था? वन मानुष पर सिद्धांत प्रयोग किया था। और उसका नाम क्या था वन मानुष का? सुल्तान। वन मानुष का नाम क्या था? सुल्तान। ये इनका प्रमुख सिद्धांत रहता है। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं देखो। रचनाएं कौन कौन सी की है इन्होंने? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है द मेंटेलिटी ऑफ एसेप्स। इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना है द प्लेस ऑफ वैल्यू इन ए वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। ये इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और चौथी जो रचना है वो है डायनेमिक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये चार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद क्या रखना है कि कोलर हैं वो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं?
गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। किस भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहता है? ये जर्मनी के निवासी हैं। एक तो मैक्स वर्दिमर और एक कोफका के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? सूझ का सिद्धांत देते हैं। ये सूझ का सिद्धांत है, इसी को क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है उसके ये प्रतिपादक माने जाते हैं। इसमें जो ये प्रयोग करते हैं वो करते हैं वन मानुष पर, और उस वन मानुष का नाम है सुल्तान। इसके बाद में इनकी 4 ये रचनाएं हैं। और कॉलर का पूरा नाम वोल्फगैंग कॉलर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं गेने। गेने का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट मिल्स गेने, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गेने। और ये निवासी कहां के हैं? अमेरिका के हैं। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के। और इनका जो काल समय रहता है, कब से कब तक रहेंगे? ये 1878 से 1958 तक रहे हैं। 1878 से 1958 का समय इनका कालक्रम रहा है। इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने किस किस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया? तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया, और सैन्य मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। किस किस में? सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया, और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। ये इनका प्रमुख योगदान रहा है। और इन्होंने क्या किया? अधिगम जो है, अधिगम की 5 श्रेणियां बताई। ये मुख्य बात है। अधिगम की 5 श्रेणियां बताई। 5 श्रेणियां बताई। ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी बताई इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में? अधिगम के क्षेत्र में एक तो उन्होंने कहा बौद्धिक कौशल, नंबर 1, पहली श्रेणी बौद्धिक कौशल। उसके बाद नंबर 2 ज्ञानात्मक जो व्यूह रचना की जाती है, वो ज्ञानात्मक व्यूह रचना। ज्ञानात्मक कौशल कह सकते हो, ज्ञानात्मक व्यूह रचना दूसरी श्रेणी बताई। और जो तीसरी श्रेणी जो बताई गई वो थी यानी मौखिक सूचना। क्या थी? मौखिक सूचना। और नंबर 4 जो चौथी श्रेणी ये बताते हैं गामक कौशल कह सकते हैं, या गामक कौशल कहते हैं, कई जगह इसका नाम गामक भी कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? चालक कौशल। जैसे कंप्यूटर चलाना है, ड्राइविंग करना है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गामक कौशल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 5वीं श्रेणी उन्होंने कहा अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति यानी मनोभाव। 5वीं श्रेणी क्या बताते हैं? अभिवृत्ति को बताते हैं, यानी मनोभाव की बात करते हैं। ये इन्होंने अधिगम की 5 श्रेणियां बताई हैं। तो अधिगम की 5 श्रेणियां आपको याद रखनी है कि 5 श्रेणियां कौन कौन सी। और ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जो अधिगम के यानी 8 प्रकार बताते हैं, 8 प्रकारों का
प्रतिपादन करते हैं। एक बार फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या करते हैं ये? अधिगम के 8 प्रकार बताए। वैसे मुख्य रूप से अधिगम के 3 ही प्रकार माने जाते हैं। शाब्दिक अधिगम हो सकता है, गत्यात्मक अधिगम हो सकता है और समस्या समाधान अधिगम हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अधिगम के 8 प्रकार बताए और अधिगम से संबंधित जो शर्तें हैं उन शर्तों का भी इन्होंने प्रतिपादन किया। और मुख्य क्या था इनका? अधिगम से संबंधित शर्तों का प्रतिपादन किया कि अधिगम के लिए कौन कौन सी शर्तों का होना आवश्यक है। उसके बाद जब हम अनुदेशन की बात करते हैं तो अनुदेशन की एक तो योजना मापन व मूल्यांकन के जो सिद्धांत हैं वो इन्हीं के दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं अनुदेशन की योजना मापन व मूल्यांकन के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। अनुदेशन की योजना, उसका मापन कैसे हो, मापन और मूल्यांकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? रॉबर्ट गेने ने। इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनकी मुख्य एक रचना आती है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ ए लर्निंग। रचना का क्या नाम है इनकी? द कंडीशन ऑफ ए लर्निंग, ये इनकी प्रमुख रचना है, याद रखना। पूरा नाम क्या है गेने का? रॉबर्ट मिल्स गेने, निवासी अमेरिका के हैं। काल समय इनका 1878 से 1958 तक रहता है। और किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? इनका जो क्षेत्र है वो रहता है सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं। अधिगम की 5 श्रेणियां बताते हैं। अब 5 श्रेणियां कौन कौन सी? बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक व्यू रचना यानी ज्ञानात्मक कौशल, मौखिक सूचना और गामक कौशल यानी चालक कौशल और अभिवृत्ति। अधिगम के ये 8 प्रकार बताते हैं और अधिगम से संबंधित शर्तों का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। अनुदेशन की योजना, मापन और मूल्यांकन के सिद्धांत का ये प्रतिपादन करते हैं और इनकी रचना का नाम है द कंडीशन ऑफ ए लर्निंग। द कंडीशन ऑफ ए लर्निंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। और मुख्य जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए उनमें वाटसन का नाम भी आता है। वाटसन का पूरा नाम जेवी वाटसन, उसको भी पढ़ लेते हैं। वाटसन यानी जेवी वाटसन। ये जेवी वाटसन है, ये कहां के निवासी हैं? जेवी वाटसन भी अमेरिका के निवासी हैं। इनका कालक्रम जो रहता है जेवी वाटसन का यानी गेने का 1916 से होता है सर। 1916 से ये 2000 तक, 2001 तक रहते हैं, 2001 तक रहते हैं। वाटसन का जो कालक्रम शुरू है होता है वो होता है 1878 से 1958। 1878 से 1958 तक। निवासी ये भी अमेरिका के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं।
और इनको क्या मुख्य बात इनकी क्या है, कैसे हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार पर शुरुआत में कार्य करने वाले वॉटसन ही थे, तो इनको क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक। क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वॉटसन को। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इनका कथन क्या है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। कथन क्या था इनका, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि ये सारी बात किस पर करते हैं, व्यवहार पर। ये कहते हैं कि जैसा जिसका व्यवहार होता है वो वैसा ही बन जाता है। व्यवहार में परिवर्तन करके हम बालक को कुछ भी बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी एक बालक दे, कितने बालक दो, उन बालकों को अगर आप कहो तो मैं अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना सकता हूं। अगर आप कहो तो मैं उनको अच्छे डकैत, अच्छे लुटेरे, अच्छे अपराधी भी बना सकता हूं। ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, वॉटसन थे। परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है ये कथन, तो याद रखना। और व्यवहारवाद के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए विलियम वुंट। विलियम वुंट, इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे विलियम जेम्स, इनके गुरु थे। यानी विलियम वुंट विलियम जेम्स के शिष्य थे। ये निवासी कहां के थे, जर्मनी के थे। निवासी कहां के हैं, जर्मनी के, जर्मनी के निवासी हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया कि जो जर्मनी में विलियम वुंट ने क्या किया था, यानी जो लिपजिंग शहर है उसमें 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्या की थी, जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1889 में, लिपजिंग शहर में 1879 में, 79 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की किसने, विलियम वुंट ने की थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विलियम वुंट को यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक के प्रयोगशाला के जनक कहा जाता है। दूसरा काम क्या किया था कि विलियम जेम्स थे, उसके बाद में वाइल्स थे, जेम्स सली थे, उनके साथ मिलकर मनोविज्ञान को चेतना के रूप में विकसित करने का या परिभाषित करने का इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। ये भी इनका मुख्य योगदान है। इन्होंने विलियम जेम्स यानी अपने गुरु, और उसके बाद में वाइल्स और कौन था इनके साथ में, जेम्स सली, जेम्स सली के साथ मिलकर मनोविज्ञान को
चेतना का विज्ञान के रूप में चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया। परिभाषित करने का कार्य किया किसने? विलियम वुंट ने, यानी विलियम जेम्स वाइट्स और जेम्स ली के साथ में मिलकर के ये क्या करते हैं? जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान परिभाषित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में क्लार्क हल की बात करते हैं। किसकी? क्लार्क हल। जो ये क्लार्क हल थे, कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये निवासी अमेरिका के थे, निवासी अमेरिका के, और इनका जो कालक्रम रहता है, इनका समय जो रहता है क्लार्क हल का, वो रहता है 1884 से 1952 तक का। 1884 से 1952 तक। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये क्या करते हैं? यानी हल ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रणालीबद्ध जो व्यवहार होता है उसका प्रतिपादन किया था। सबसे पहले क्या किया था? प्रणालीबद्ध व्यवहार का प्रतिपादन करते हैं। यानी क्लार्क हल है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रणालीबद्ध जो व्यवहार है उसका प्रतिपादन किया था। इनका जो ये प्रणालीबद्ध व्यवहार है, ये थार्नडाइक के प्रभाव का नियम, ये प्रश्न नेट वालों के लिए महत्वपूर्ण है भाई। यानी थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध का इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। कौन सा सिद्धांत है? हल का प्रणालीबद्ध व्यवहार। कई बार पूछ लिया जाता है आपस में इनके सिद्धांतों के नाम देकर के, क्यों उस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दूसरे किस मनोवैज्ञानिक के किस सिद्धांत से यानी मेल खाता है या उस पर आधारित है। तो इनका जो प्रणालीबद्ध जो व्यवहार है वो थार्नडाइक का तो प्रभाव का नियम और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध है, उन दोनों का क्या है? मिश्रण है। इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है हमेशा। और इन्होंने क्या किया? थार्नडाइक का जो सिद्धांत था, यानी थार्नडाइक का जो प्रभाव का नियम जो सिद्धांत था, उसको आगे बढ़ाते हुए यानी इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रबलन कह सकते हैं, पुनर्बलन कह सकते हैं, या आवश्यकता पूर्ति ये कह सकते हैं। इसको प्रबलन भी कहते हैं, पुनर्बलन भी कहते हैं, या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया।
कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसका है, तो कलारक हल का है। किसका है? कलारक हल का है। इनके बारे में एक तो इनका प्रणालीबद्ध व्यवहार ये याद रखना है, और ये किन दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों या नियमों का मिश्रण है, तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का नियम है, उनका दोनों का मिश्रण इनका सिद्धांत है। कौन सा? प्रणालीबद्ध व्यवहार। और उन्होंने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाकर प्रबलन कह सकते हैं, पुनर्बलन या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है वो है हैरी एस ट्रमन। ये हैरी एस ट्रमन ये भी कहां के निवासी हैं? ये निवासी हैं अमेरिका के। अमेरिका के निवासी हैं, और इनका जो समय रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1884 से 1972 तक। 1884 से 1972 तक का समय इनका माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, यानी बुद्धि लब्धि की जो हम बात करते हैं, आईक्यू की जो हम बात करते हैं, तो बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले ट्रमन ने ही विचार किया था। बस ये उनकी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले ट्रमन ने ही विचार किया था। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले विचार कौन करता है? ट्रमन करता है। इस बात को याद रखना। और ट्रमन के बाद में हम बात करते हैं फ्रोबेल की, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल। फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, ये इनका पूरा नाम है। और ये निवासी कहां के हैं? जर्मनी के। निवासी जर्मनी के हैं, और इनका समय काल क्या रहता है? 1872 से, यानी 1782 से 1852। 1782 से 1852 तक का समय इनका रहता है। मुख्य बात क्या थी कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले या प्रणेता कह सकते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल थे। यानी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के कह सकते हो, या शिक्षा प्रणाली के कह सकते हो। शिक्षा प्रणाली के ये क्या है? प्रतिपादक है। और इन्होंने क्या किया? खेल द्वारा शिक्षा और स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। क्या काम किया? खेल द्वारा शिक्षा, यानी खेल खेल में सीखना। खेल द्वारा शिक्षा, और स्वतः यानी अपने आप क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर
बल दिया। ये इनका मुख्य कार्य रहा। यानी किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके प्रणेता कौन है? फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल है। और फ्रोबेल का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्टे फ्रोबेल। निवासी कहां के हैं? जर्मनी के हैं। मुख्य बात ये याद रखनी है कि किस पद्धति को खेल खेल में सीखना या खेल पद्धति कहा जाता है शिक्षा की, तो किंडरगार्टन पद्धति को कहा जाता है। फ्रोबेल के बाद में यानी महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। महात्मा गांधी क्या है कि दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक है। और इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और ये निवासी कहां के हैं? भारत के। भारत के निवासी हैं। इनका काल समय कहां से कहां तक रहता है? 1869 से 1948 तक। काल समय 1869 से 1948 तक रहता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या करते हैं? बेसिक शिक्षा पर बल देते हैं। बेसिक शिक्षा पर बल देते हैं। किस माध्यम में? मातृभाषा के माध्यम से। मातृभाषा के माध्यम से बेसिक शिक्षा पर बल देते हैं। इन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया? इन्होंने शिक्षा का अर्थ, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? शिक्षा क्या है? इन्होंने शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य के बालक अथवा मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि का, मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना बतलाया। सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना बतलाया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था कि जो बालक या मनुष्य की आत्मा में, शरीर में और बुद्धि का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास कर दे, वही क्या है? शिक्षा है। वही क्या है? शिक्षा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हमें पढ़ते हैं थार्नडाइक को। थार्नडाइक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से थार्नडाइक के बारे में चर्चा करेंगे कि E.L. थार्नडाइक थे, यानी एडवर्ड ली थार्नडाइक जो थे, इन्होंने क्या किया। अब देखिए, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये निवासी कहां के हैं? ये निवासी हैं अमेरिका के। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के। और इनका जो कालक्रम रहता है वो रहता है 1874 से 1949 तक। कालक्रम क्या रहता है? 1874 से लेकर 1949 तक। और इनका कार्य क्षेत्र रहता है टीचर्स कॉलेज और कोलंबिया विश्वविद्यालय। कार्य क्षेत्र
टीचर्स कॉलेज और दूसरा रहता है कोलंबिया विश्वविद्यालय। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहता है? यानी उन्होंने पशु व्यवहार एवं अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य किया। क्या किया इन्होंने? पशु व्यवहार एवं अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया। यानी पहले मनोवैज्ञानिक हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में पशुओं पर अध्ययन करने वाले, और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। इसके अलावा इनकी क्या उपलब्धि रही है कि मनोविज्ञान से संबंधित शोधों में पशुओं का प्रयोग करने वाले या पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक से संबंधित, मनोविज्ञान लिख लो, मनोविज्ञान से संबंधित पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान से संबंधित शोधों में मनोविज्ञान से संबंधित शोधों में पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। और उन्होंने अधिगम का संबंध सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। क्या किया था? अधिगम का संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये भी इनकी एक उपलब्धि है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध के समय वयस्कों की बुद्धि, यानी वयस्क जो थे, जो सैनिक थे, उनकी बुद्धि का क्या करना था? परीक्षण करना था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय वयस्कों की बुद्धि परीक्षण हेतु अल्फा एवं बीटा टेस्ट का निर्माण किया। परीक्षण के लिए अल्फा व बीटा टेस्ट का निर्माण किया। कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका की सेना के लिए अल्फा और बीटा टेस्ट का ये निर्माण करते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की रचना होती है 1903 में। दूसरी जो रचना है उसका नाम है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसकी रचना होती है 1905 में। नंबर 3 एनिमल इंटेलिजेंसी, इसकी रचना करते हैं 1911 में। नंबर 4 द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, इसकी रचना करते हैं 1922 में।
नंबर 5, द टीचर्स। द टीचर्स वर्ल्ड बुक, इसकी रचना करते हैं 1921 में। और नंबर 6, द मेजरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंसी की रचना होती है 1972 में। और 7वीं जो इनकी बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, तो इसकी रचना करते हैं 1935 में। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पशु व्यवहार और अधिगम के क्षेत्र में कार्य करते हैं। पशुओं के व्यवहार से संबंधित कार्य करने वाले एकमात्र मनोवैज्ञानिक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का, इनको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान से संबंधित जो शोध थे उनमें पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। अधिगम का संबंध सिद्धांत जो है उसका उन्होंने प्रतिपादन किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की जो वयस्क जो फौजी थे, जो सैनिक थे, उनकी बुद्धि के परीक्षण के लिए इन्होंने 2 टेस्टों का निर्माण किया, एक तो अल्फा टेस्ट का और एक बीटा टेस्ट का, ये याद रखना है। इसके बाद में इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं थॉर्नडाइक की। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। और जो नए स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।